लेक्चर में अपन क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म पूरी कर चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स में एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बाद एक्टिविटी मेन इलेक्ट्रोलाइट कोएफिशिएंट के बाद पढ़ने के बाद अपन इसके बाद पढ़ते हैं इसी का एक टॉपिक डी बाई हक्केल थ्योरी। ठीक है, डी बाई हक्केल थ्योरी। डी बाई हक्केल थ्योरी क्या है? डी बाई हक्केल थ्योरी में पहले किस प्रकार की उपयोग की जाती है? तो डी बाई हक्केल थ्योरी है वो किसी से रिलेटेड है? वह थ्योरी रिलेटेड है आपके मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें मेथड आते हैं जैसे मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट था गामा, जो प्लस तथा नेगेटिव दोनों आ जाता है, जो कैटायन और एनायन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता था। तो सोल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, तो डिटरमिनेशन किसके लिए कर रहे हैं अपन? जो क्या हो सोल्युबिलिटी यानी उनकी विलेयता हो, वो स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट हो, यानी पूर्ण रूप से विलित नहीं हो, यानी पूर्ण रूप से सोल्यूबल नहीं हो। तो उसके लिए तो सबसे पहले ये बात याद रखें, जो अपना ये टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नॉन आइडियल सिस्टम के लिए। तो नॉन आइडियल सिस्टम के लिए टॉपिक चल रहा है, तो उसमें अपने देखिए क्या करना है। सबसे पहले इसका है एक तो है ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ये एफ का मतलब है फील्ड है, ठीक है, उस पे मेजरमेंट मेथड। दूसरा डी बाई हक्केल थ्योरी फ्रॉम द पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अपने कोर्स में ये डी बाई हक्केल थ्योरी ये पढ़ना है, ठीक है। ईएमएफ पे अप्लाई करेंगे तो मेरी बात सुने ध्यान से। तो दो वैज्ञानिक आए पीटर डी बाई एंड हेनरी हक्केल, उन्होंने थ्योरी बताई। बोले साहब जो ये थ्योरी होती है आइडियल डिपार्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बताती है, यानी यह उन्हीं पर लागू होती है जो क्या हो आयन के रूप में हो। जैसे NaCl को मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन उठेगा। तो इन पर ये क्या बताती है आइडियली, यानी जो क्या है पूर्ण रूप से वियोजित। अपने पता है कोई तो सिस्टम आइडियल होता नहीं है, तो आइडियल डिपार्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्सप्लेन को ये एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करना है अपने को। इसके बाद इसमें आते हैं कुछ पोस्टुलेट, चार एक पोस्टुलेट आएंगे। इसके बाद आते हैं अपने इसमें दो आपके क्या आते हैं, लो आते हैं या इफेक्ट आते हैं। तो दो इफेक्ट आते हैं सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, और दूसरा आता है इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट। तो सिमेट्रिकल इफेक्ट क्या होता है सर? एटमॉस्फेयर NaCl डाल दिया, दोनों दीवारें हैं, N डाल दूंगा तो उसके पास कौन से आएगी? उससे प्यार करेगी कौन? Cl नेगेटिव आयन। तो Cl नेगेटिव आयन उसके साथ आकर एक चक्र या एक प्रिज्म में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे एक प्रकार की सिमेट्री अपने को दिखाई देती है। ये दो सिमेट्रिकल इफेक्ट, ठीक है, सिमेट्रिकल इफेक्ट। लेकिन कब क्या होता है उसके बाद जब अपन उस पर ईएमएफ अप्लाई करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन सेंटर में आपके क्या होता है व्यवस्थित होता है, वो क्या होता है पॉजिटिव आयन के कारण उस पर ईएमएफ अप्लाई किया तो अवस्थित होना स्टार्ट हो जाता है। Cl दूर दूर भाग जाते हैं, उसको छोड़ के चल मैं तेरे से प्यार नहीं करता, ठीक। तो इस प्रकार दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर जाने के कारण जो सिमेट्री है वो गड़बड़ा गई। पहले सिमेट्री थी तो वो सिमेट्रिक इफेक्ट था, लेकिन गड़बड़ाने के बाद क्या हो गया, जो पहले सिमेट्री है और उसके बीच की सिमेट्री है, जो उसमें जो आपके सिमेट्री में जो टाइम लगा बनने में, उसको तो बोलते हैं रिलेशन टाइम। लेकिन जो अवस्थित होने के कारण क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की ओर भागेंगे, नेगेटिव आयन है एनोड की ओर भागेंगे। सिमेट्री अवस्थित के कारण जो आपके टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, या रिलैक्सेशन स्टेज। तो वो रिलैक्सेशन स्टेज किस संबंधी है? एसिमेट्रिकल में, यानी कोई भी स्मृति नहीं बची जब इस पे ईएमएफ अप्लाई किया। इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट क्या है समझे? इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट पे लिखवा दूंगा, ये समझ में आ गया। तो अब इसमें देखिए इलेक्ट्रोफोरिक, मेरे पास एक मंडल है यानी एक एटमॉस्फेयर है जिसमें प्लस तथा नेगेटिव, यानी एक मान लीजिए आयन है जिसमें प्लस चार्ज पे नेगेटिव एक चार्ज का कंसंट्रेशन हम पता ही नहीं लगा सकते हैं, इसलिए पूरा चार्ज लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या है आयनिक एटमॉस्फेयर है, इसके बाद और इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के रूप में H2SO4 है, H2SO4 डालूंगा और इस पर ईएमएफ अप्लाई करूंगा। H2SO4 डाला और इस पर क्या है ईएमएफ अप्लाई करूंगा, तो इसकी मोबिलिटी जो इसकी चालकता होती है आयन की, वो क्या हो जाती है चालकता, यानी आयन भागना चाहिए एक दूसरी तरफ, क्या करना चाहिए रे भागना चाहिए ना, जिस पे ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो उसको उत्तेजित आ जाएगी, एनर्जी मिलेगी, एक दूसरे भागना चाहिए। तो भागने का एक एटमॉस्फेयर होता है, जो सेंट्रल आयन मान लीजिए पॉजिटिव है, वो क्या करता है इनको रोकता है, नहीं जाने दूंगा फिर को कैसे कैसे चली जाएगी तुम। तो रोकने के कारण क्या बनता है, जो रोकने के कारण जो रिटार्डेड स्टेज होती है, जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट करते हैं,
इसमें क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है इनके बीच। डाइपोल मूवमेंट, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। जैसे ईएमएफ अप्लाई किया, सॉल्वेंट था, आयनिक एटमॉस्फेयर था, तो मोबिलिटी ऑफ आयन यानी एक दूसरे को छोटे छोटे भागने लगते हैं। पहले सीधे भाग जाएगा, नहीं इधर को लग जाएगा, लेकिन आना तो चाहिए, पास पास आना चाहिए, लेकिन पास पास आना तो चाहते हैं बच्चों, लेकिन मोहब्बत कब पूरी होती है, तो ये क्या करते हैं, कोई ना कोई आ जाता है, जिसके कारण क्या होती है, एटमॉस्फेयर की एक दीवार बन जाती है जो उसको रोकती है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट। अब इसको लिखिए सभी को, अब थोड़ा लिखना है। अब देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए डी बाई हैकेल थ्योरी। डी बाई हैकेल थ्योरी लिखिए, गिवन बाय डी बाई एंड एनरिच हैकेल। सेकंड पॉइंट लिखिए, यह थ्योरी आइडियलिटी डिपार्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को बताती है, या लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करती है। इसके बाद लिखिए इसका पोस्टुलेट। पोस्टुलेट लिखिए, फर्स्ट पोस्टुलेट लिखिए, सोल्यूट इज कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। सोल्यूट क्या होना चाहिए, पोस्टुलेट क्या बताता है, सोल्यूट कंप्लीटली क्या होना चाहिए, डिसोसिएट यानी पूर्णतः आयन में वियोजित होना चाहिए पानी में, ठीक है, वाटर में। दूसरा लिखिए, सॉल्वेंट प्ले नो रोल। सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होता। सॉल्यूट होता है विलय और सॉल्वेंट होता है विलय विलायक, और एक होता है विलय, तो विलायक ज्यादा मात्रा में होता है, इसमें सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होता। थर्ड पॉइंट लिखिए, आयनिक इंटरेक्शन को इस थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आयनिक इंटरेक्शन को इस थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। थर्ड पोस्टुलेट था ये। फोर्थ पोस्टुलेट लिखिए, आयनिक एटमॉस्फेयर मूवमेंट ऑफ आयन को रोकता है। आयनिक एटमॉस्फेयर मूवमेंट ऑफ आयन को रोकता है। जब इस एटमॉस्फेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है तो उसे रिलैक्सेशन इफेक्ट कहते हैं। जब इस एटमॉस्फेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है तो उसे रिलैक्सेशन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन इफेक्ट। इसके बाद लिखिए, ये इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिखिए, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल इफेक्ट। दूसरा लिखिए, इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोफेरोटिक इफेक्ट। मैंने जो बनाई है उस संरचनाओं बना लीजिए, ठीक है। फर्स्ट सिमेट्रिकल इफेक्ट की संरचना दिख रही है, बीच में टाइम दिख रहा है, पास पास नेगेटिव दिख रहे हैं, और बाहर क्या दिख रही है, प्लस तथा नेगेटिव सौम्यमंडल आयन की है। सौम्यमंडल बता रहा हूँ, आयन की प्लेटें हैं तो प्लस की तरफ नेगेटिव बाहर जाएगा, नेगेटिव की तरफ प्लस बाहर जाएगा। ये दो सिमेट्रिक इफेक्ट। एसिमेट्रिक में क्या कर दीजिएगा, जो प्लस है उसको यही रखिए, और ये आयन है तो उसको अव्यवस्थित कर दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, ठीक है। इस प्रकार से बना लीजिए। कैसे बनाना है ऐसे कैसे करना, कुछ नहीं करना, बस एसिमेट्रिक की संरचना बनानी है अपन को। सेम है, ज्योमेट्री कोई निश्चित नहीं है इसकी, ज्योमेट्री निश्चित, ये प्लस है ये नेगेटिव है। एसिमेट्रिक इफेक्ट में आप दर्शा सकते हैं, सब कुछ है तो, और ये प्लस है और इसके पास पास नेगेटिव यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई संरचना नहीं बन रही है, तो ये है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, ठीक है, ये एसिमेट्रिक है इस प्रकार से। तो एसिमेट्रिक में क्या है, जो आपकी सिमेट्री है वो वैसे करनी है। अब देखिए, सिमेट्रिक इफेक्ट एंड एसिमेट्रिक इफेक्ट। सिमेट्रिक इफेक्ट लिखिए, लेट अस सपोज पॉजिटिव आयन का नेगेटिव आयन के प्रति इक्वल इंटरेक्शन फोर्स होता है। पॉजिटिव आयन का नेगेटिव आयन के प्रति इक्वल इंटरेक्शन फोर्स होता है, जिससे सिमेट्री जनरेट हो जाती है, जिससे सिमेट्री जनरेट हो जाती है। जब हम एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो कैटायन मूव द कैथोड एंड एनायन मूव द एनोड। कैटायन मूव द कैथोड एंड एनायन मूव द एनोड, जिसके कारण सिमेट्रिक आयन एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण सिमेट्रिक आयन एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाता है तथा एक न्यू आयनिक एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड होता है। परंतु न्यू आयनिक एटमॉस्फेयर तथा ओल्ड आयनिक एटमॉस्फेयर, परंतु न्यू आयनिक एटमॉस्फेयर ओल्ड आयनिक एटमॉस्फेयर में जो टाइम लगता है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जिससे कैटायन फॉरवर्ड डायरेक्शन
एंड एनाइन फॉरवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसे कैटाइन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जिससे कैटाइन फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करता है तथा अपोजिट चार्ज पीछे की ओर मूव करता है। इसके बाद देखिए द इफेक्ट डिक्रीज द मोबिलिटी ऑफ आयन एंड इज नोन एज एसिमेट्रिकल इफेक्ट और रिलैक्सेशन इफेक्ट। रिलैक्सेशन इफेक्ट और एसिमेट्रिकल इफेक्ट दोनों नाम से आ सकता है और सिमेट्रिकल आपको आ गया, दोनों इफेक्ट आ गए, यानी जिससे कारण डिक्रीज हो जाती है मोबिलिटी ऑफ आयन की, उसे एसिमेट्रिकल इफेक्ट या रिलैक्सेशन इफेक्ट कहते हैं। सेकंड लिखिए इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट। जब एक आयन एटमॉस्फेयर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन के कारण एसोसिएटेड होता है तथा जब मॉलिक्यूल पर ईएमएफ अप्लाइड किया जाता है तो आयनिक एटमॉस्फेयर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है सेंट्रल से दूर चला जाता है। ये बताना चाहता है जब किसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पर आपने ईएमएफ अप्लाई किया तो आयनिक एटमॉस्फेयर में जो सॉल्वेंट होता है वो क्या चला जाता है, सेंट्रल आयन से दूर चला जाता है, जिसके कारण फ्रैक्शन उत्पन्न होता है तथा सेंट्रल आयन इज रिटार्डेड रोकता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट। क्या किया इसने, सॉल्वेंट पर लगाया ईएमएफ, जिससे कैटाइन क्या किया गया, नेगेटिव से दूर जाने लगा, जिसके कारण जो रोकता है इनको उसको कहते हैं ईएमएफ इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट, सॉरी ईएमएफ नहीं। अब इसके बाद देखिए दिस इज ओनली अप्लाइड फॉर द आइडियल एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। दिस इज ओनली अप्लाइड फॉर द आइडियल एंड डाइल्यूट solution. This is only applied for the ideal and dilute solution. इसके बाद लाइन लिखिए according to this model very low concentration the activity coefficient according to this model very low concentration the activity coefficient is calculated day by Haeckel limiting rule। इस थ्योरी के द्वारा क्या किया जा सकता है, लो कोफिशिएंट या एक्टिविटी कोफिशिएंट होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है, जो लिमिटिंग रूल होता है डी बाई हैकल लिमिटिंग रूल, उसके माध्यम से इसकी ज्ञात किया जा सकता है। यानी कंसंट्रेशन द एक्टिविटी कोफिशिएंट की इस इफेक्ट के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, जिसे आप क्या कहते हैं, डी बाई हैकल थ्योरी का या डी बाई हैकल का लिमिटिंग रूल भी कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए हाँ तो स्टूडेंट देखिए अब क्या लिखना है हमारे पास, अपने बताया था मेन एक्टिविटी कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया जा सकता है इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट से, जिसे अपने डी बाई हैकल लिमिटिंग रूल भी कहते हैं। उसमें अपनों को लास्ट में ये टर्म लिखनी है, लॉग गामा प्लस माइनस का स्ट्रेंथ को कर रहा है कैटाइन की और एनाइन की, इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड चार्ज है, कैटाइन का चार्ज और नेगेटिव का चार्ज अपॉन आई हाफ। इसके बाद जब इसकी वैल्यू लिख सकते हैं अपन 0.059 अपॉन जेड प्लस जेड माइनस अपॉन आई हाफ। ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ आएगी वो आयनिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, आ जाएगा आयनिक स्ट्रेंथ आगे। इसमें गामा प्लस माइनस मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट रॉल्स फॉर्म क्या होता है कि टाइम में एनाइन दोनों रूप से व्यवस्थित होना चाहिए। ये होता है कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो कंसंट्रेशन होती है, जैसे H2 है तो 0.059 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेशन। ठीक, कंसंट्रेशन की वैल्यू मोल में आती है, मोल में चलती है, लीटर में चलती है, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स। ठीक है, अलग वैल्यू होती है। Z यानी मैग्नीट्यूड ऑफ कैटाइन, यानी सभी का कैटाइन मैग्नीट्यूड ऑफ कैटाइन, और Z नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ एनाइन। आया ना समझ में, ये है आपके डी बाई हैकल थ्योरी। इसके बाद आता है आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ जो आपने दोनों पढ़ा, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, वो इफेक्ट आप अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो उसमें कर सकते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ को पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसमें करेंगे क्वेश्चन और उसके बाद बनाएगा फेज रूल और एक थोड़ा सा फ्यूगोसिटी बचा, पहले फ्यूगोसिटी कर लेंगे। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।